हेलो फ्रेंड्स, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 9th CBSE NCERT बुक से हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, तो हिस्ट्री में अभी तक 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो बात है, किस तरीक़ा से फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ा था, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कल की कहानी से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 जो रूल था, ये हमको द स्पिरिट ऑफ द लॉज इस बुक से लिया गया हुआ था। उसी से सत्ता का विभाजन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाया था कि मान लेते हैं कि 3 पालिका, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बताया गया कि न्यायपालिका में न्यायाधीश होता है, कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री होते थे, और विधायिका में नेशनल असेंबली और निर्वाचक इनको गिना जाता था। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें बात था सक्रिय सदस्य और निष्क्रिय सदस्य। इसमें था सक्रिय सदस्य और निष्क्रिय सदस्य। तो आपको याद होगा, जैसे पिछले वीडियो में हमने बोला था कि सक्रिय सदस्य में 40 लाख मतदाता को रखा गया था और बाकी जितने थे उसको निष्क्रिय सदस्य में रखा गया हुआ था, जिसमें से 30 लाख पुरुष और महिला और बच्चे भी आते थे। तो सक्रिय सदस्य का काम क्या होता था, ये वोट देते थे तो निर्वाचक चुना जाता था, और इस सक्रिय सदस्य में से 50,000 पुरुष को निर्वाचक चुना जाता था, और सक्रिय सदस्य के मतदान से ही क्या बनते थे, न्यायाधीश बनते थे। तो निर्वाचक क्या करते थे, निर्वाचक जो होते थे वो नेशनल असेंबली के 745 सदस्य को चुनते थे। नेशनल असेंबली का काम क्या होता था, ये नियंत्रण करते थे सम्राट यानी कि राजा किंग को, और मंत्रिमंडल यानी मंत्री को नियंत्रण करते थे, और सम्राट की जितनी शक्तियां था उसको निषेध कर दिया गया हुआ था। किसके द्वारा, तो नेशनल असेंबली के द्वारा। तो हम लोग इस कार्य प्रणाली को समझने के बाद समझते हैं कि कार्य प्रणाली किस तरीका से वर्क करता था, ठीक है। तो जरा इधर, नेशनल असेंबली नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चयन करते थे। क्या करने का काम कौन करता था, नेशनल असेंबली नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चयन करते हैं। क्या करते थे ये, नेशनल असेंबली का काम होता था किसको चुनने का, तो नागरिक, कौन सा नागरिक मतदान करेगा सो, और निर्वाचक कौन से होंगे ये चुनने का काम नेशनल असेंबली का होता था। नेशनल असेंबली हम लोग पहले बता चुके हैं कि विधायिका में नेशनल असेंबली है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। जो बाद में नेशनल असेंबली के सदस्य चुने जाते थे, उसके बाद नेशनल असेंबली के जो नागरिक निर्वाचक बनते थे वही सदस्य चुने जाते थे बाद में, जो 745 सदस्य होते थे। ध्यान रखेंगे, 25 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो 3 दिन का मजदूरी कर, यानी कि 3 दिन काम करने के बाद वो कर दे सकते हैं, मजदूरी कर चुकाते थे, उन्हें ही मताधिकार प्राप्त था, और किसी को नहीं, सिर्फ उन्हें ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। पुरुष एवं नागरिक, ध्यान रखना है, जानना है कि जो फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, जो क्रांति हो रहा था, उसमें पुरुष और पुरुष को ही नागरिक का अधिकार प्राप्त हुआ था। एक अधिकार घोषणा पत्र से शुरू हुआ था। क्या चीज़ से शुरू हुआ था, अधिकार घोषणा पत्र से शुरू हुआ था, जिसमें जीवन के अधिकार, जीवन में जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा किया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने के जो स्वतंत्रता होता है उस पर ध्यान दिया गया था, और बराबरी और संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया था। इस घोषणा पत्र में क्या क्या दिया गया था कि जीवन की स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया हुआ था, ठीक है। तो ये जो थे पढ़े लिखे लोग, जो 3rd स्टेट के पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए। लेकिन जानते हैं कि फ्रांस में ऐसे भी लोग थे जो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, वो अनपढ़ थे, उस समय के तुलना में वो अनपढ़ थे। तो ऐसे लोगों के लिए उनको समझाना कि लोकतंत्र क्या है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, कि उनको समझाना है, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको समझाना कि भाई स्वतंत्रता का क्या मायने हैं, स्वतंत्रता होने से तुमको क्या फ़ायदा होगा, ये समझाना उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था। उनको समझाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि प्रतीक यानी कि सिंबल का यूज करना स्टार्ट कर दिया, कि किस सिंबल से किस सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इन्होंने कुछ प्रतीकों का यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब प्रतीकों के मायने बदल गए, है ना। जैसे अपने प्रतीक का क्या अर्थ होता था, तो अपने विचारों को समझना, अनपढ़ को समझाने के लिए, किनको, अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ प्रतीक हम लोग देखेंगे, जिस प्रतीक का क्या क्या मतलब होता है उस प्रतीक को समझने की कोशिश करते हैं।
तो प्रतीक देखते हैं। इस प्रतीक में एक तरफ प्रतीक है और एक तरफ उसके अर्थ हैं। तो प्रतीक में पहला तो दिया हुआ है टूटी जंजीर। इससे पता चलता है कि दासता का अंत यानी कि दासों की आज़ादी के प्रतीक बना टूटी जंजीर। टूटा हुआ जंजीर या हाथ का लगा हुआ जंजीर जो था उसको टूटते हुए दिखाया गया था, जिसको हम लोग बताते हैं दासों की आज़ादी। एक छरों का बर्छीदार, छरों का छर से लगा हुआ एक बर्छीदार गट्ठर दिखाया गया हुआ है। आप लोग अपने बुक में देखेंगे कि कैसे कैसे किसका किसका इस्तेमाल किया गया हुआ है, उसमें सिंबल दिया हुआ है। बुक में एनसीईआरटी के बुक में देखना है, ठीक है, तो पता चलेगा। छरों का बर्छीदार गट्ठर था जो एकता का प्रतीक था, ध्यान रखेंगे। एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में एक आंख बना होता है जिससे प्रकाश निकल रहा होता है, जो ज्ञान का प्रतीक बना, ठीक है। एक राजदंड था जो शाही सत्ता का प्रतीक बना, जो राजा के पास था, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक बना। मुंह में पूंछ लिए सांप की फोटो था, मुंह में पूंछ लिए सांप की फोटो, जो अंगूठी का छोर नहीं होता है। कहता है कोई भी काम का कोई अंत नहीं होता है, एक छोर रिंग को रिप्रेजेंट करता है। लाल फ्राइजियन टोपी है ना, लाल फ्राइजियन टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक बना। नीला और सफ़ेद रंग फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, ध्यान रखेंगे। एंजल यानी परी का जो फोटो था, जो परी की मूर्ति थी, वो कानून की देवी या कानून का प्रतीक थी। और विधिपट कानून सबके लिए एक समान है, इस बारे में बताया गया था। तो इन प्रतीकों को नोट डाउन कर लेंगे और इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रतीक क्या क्या बताए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के बुक में ये प्रतीक को देखेंगे तो आपको चित्र के सहित समझ में आएगा, लेकिन हमने उनका प्रतीक और अर्थ को यहाँ रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद राजतंत्र में क्या हुआ उसको हम लोग बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद प्रतीकों के बाद क्या हुआ, राजतंत्र का उन्मूलन हो गया। मतलब राजतंत्र को अब पूरी तरीक़ा से ख़त्म करना था, मतलब गणतंत्र को अब लाना था, लोकतंत्र की लोकशाही को, लोक का जो शासन था उसको अब फ्रांस में पूरा तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करना था। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राजतंत्र को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब जो राजा का शक्ति है, जो भी उसको अधिकार दिया गया हुआ था कार्यपालिका के अधीन, उस चीज़ को अब ख़त्म करना था। और इसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने क्या किया कि राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र को लागू करने के लिए नियम बनाया। क्या किया कि लुई 16वां जो था वो संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिया। नेशनल असेंबली के अधीन आकर के जब बास्तिल के किला पर आक्रमण किया गया तब राजा क्या किया कि कहा कि भाई मेरा तो सत्ता कमज़ोर हो गया हुआ है, अगर हम इसके साथ नहीं देंगे तो मेरा राजपाट भी छीना जाएगा। तो इसने क्या किया, एक संविधान के पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया कि हाँ चलो आप सब समानता के साथ रहेंगे। लेकिन इस लुई 16वां के मन में गंदगी था। कहने का सेंस है ये अपने आप को श्रेष्ठ अभी भी समझता था कि भाई मेरा राजा है, हम राजे हैं, मेरा राज्य है, ये है वो है, और हमसे सब छीना जा रहा है। तो ये षड्यंत्र करने लगा, किसके साथ मिल करके, पर्सा और ऑस्ट्रिया से मदद मांगने लगा। कहा भाई पर्सा वाले और ऑस्ट्रिया वाले, जब ऑस्ट्रिया तो इसका ससुराल ही था, हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया इसका ससुराल ही था, अब पर्सा इसका मगर पड़ोसी देश था, जिससे ये मदद मांगने लगा। क्या मदद मांगता है, कहता है भाई सुन लो, फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां कहता है उसको कि आज मेरे घर में हुआ है ना, कल तुम्हारे घर में होगा। यानी कहने का सेंस है कि आज जो मेरे देश में हुआ है कल तुम्हारे देश के लोग भी मांगना स्टार्ट करेंगे कि हमको भी समानता का अधिकार दो। तो ये पर्सा वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला का आँख खुल गया कि भाई सही में ऐसा नहीं, हम लोग के यहाँ भी ये चीज़ चलने ना लगे कि लोकतंत्र लाओ, राजतंत्र हटाओ। इस तरीक़ा के बाद ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के लोग भी ना सोचने लगे। अगल बगल के राज्यों में भी ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी कि क्या हो गया है कि फ्रांस में लोग अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और पर्सा वाले ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया, किस पर, फ्रांस पर। लेकिन फ्रांस का जानते हैं सेना उना नेशनल असेंबली के अधीन आ चुका था। तो इन्होंने अप्रैल 1992 में, याद रखना है 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें ये दोनों हार गए, ठीक है। ऐसा जीतने का कारण ये था, समझते हैं कि उस समय बहुत सारा ऐसे पोएट भी आए जिसको हम लोग कहते हैं जो देशभक्ति के गाना गाते थे, रोमांटिसिज्म या नेशनलिज्म के जो कविता करते थे, वैसे कविते सब गीतकार सब आए जिसमें देशभक्ति गीत ज़ोर शोर से गाया। देशभक्ति गीत जिसमें मार्सिले वहाँ फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, याद रखना है। मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, जिसको मार्सिलेस द रोजेट द लाइल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रोजेट द लाइल कहा जाता है। ये फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है ना। तो इसका ज़ोर शोर से लोग गाने लगे। जैसे अभी भी इंडिया में कहो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ कुछ करना है ना। जोश आ जाता है, तो संगीत से जोश आ जाता था। इनको राष्ट्रीय गीत से, देशभक्ति गीत से फ्रांस के लोगों में जोश आता था संगीत से। यानी कह सकते हैं कि उनके अंदर में एक देशभक्ति की भावना, मतलब राष्ट्र प्रेम को जगाने की कोशिश किया गया। वहाँ के जो
पोएट्स थे, जो कवि थे, वो उन्होंने क्या किया, इनके अंदर के देशभक्ति को जगाया। देशभक्ति को जगाने के कारण क्या हुआ कि ये पर्सिया और ऑस्ट्रिया के जो युद्ध था, ये पर्सिया ऑस्ट्रिया को हरा दिए। ठीक है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिए। बात समझते हैं कि 1791 में क्या हुआ कि संविधान में जो अधिकार लिखा गया हुआ था, वो अधिकार जो था अमीर लोगों को ज़्यादा सहूलियत देता था। ध्यान रखना है कि संविधान में 1791 में जो संविधान बना था, उसमें अमीरों के अधिकार अधिक प्राप्त था, अधिक अधिकार प्राप्त था। और ये अमीर सब जो लोग थे, अमीर लोग जो थे, ये जेकोबियन क्लब से बिलोंग करते थे। ये जेकोबियन क्लब क्या होता है, तो पेरिस के एक भूतपूर्व कॉन्वेंट था। क्या था, पेरिस के एक भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे रखा गया हुआ था। क्या रखा गया हुआ था, जेकब, सेंट जेकब के नाम पे जेकोबिन क्लब नाम पड़ा हुआ था। ये जेकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे वो खासकर अमीर लोग ही होते थे। लेकिन एक ऐसा नेता चाहिए था जो गरीबी को भी ध्यान रखे, मतलब मध्य वर्ग का एक ऐसा नेता होना चाहिए था तो गरीबी को भी ध्यान रखे। तो कम समृद्ध हिस्से का एक नेता आया, कम समृद्ध हिस्से का एक नेता आया जिसका नाम था मैक्समिलियन, है ना, रोबेस्पियर। क्या नाम था, रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर एक कम, मतलब कह सकते हैं कम समृद्ध नेता था। ये कम समृद्ध मतलब उतना अमीर नहीं था, जैसे पहले संविधान पे इसका अधिकार था, तो ये कम समृद्ध नेता था लेकिन कम समृद्ध था, पैसा वाला ज़्यादा नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने अपना ग्रुप बनाया और 10 अगस्त, है ना, 1792 में, 10 अगस्त 1792 में, याद रखना 10 अगस्त 1792 में ट्यूलेरिए पर एक महल था, बहुत शानदार महल था। ट्यूलेरिए में एक बहुत शानदार महल था, वहाँ पे धावा बोलवा दिया और राजा को बंदी बना लिया गया। मतलब लुई 16 को बंदी बना लिया गया और उसको क्या किया गया, नेशनल असेंबली ने उसको जेल में भेज दिया। कहा जाओ भाई अब जेल में जाओ, है ना। और इसका शासन मजबूत हो गया। कहने का मतलब है मैक्समिलियन जो था रोबेस्पियर, इसका प्रभाव बढ़ गया और इसने नेशनल असेंबली को भी भंग कर दिया और नेशनल असेंबली को नया नाम दिया। क्या नाम दिया, कन्वेंशन। नेशनल असेंबली को क्या नाम दिया, नया नाम दिया। नेशनल असेंबली का कन्वेंशन कहलाया। क्या कहलाया, ये नेशनल असेंबली ही कन्वेंशन कहलाया। नेशनल असेंबली जो था वो क्या कहलाया, कन्वेंशन कहलाया। और कन्वेंशन ने आते ही क्या किया कि सारे पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के थे उनको मताधिकार दे दिया। यानी कि अब पैसा, पहले तो जानते थे कि 25 वर्ष के उम्र के ऐसे पुरुष जिनको 3 दिन के मजदूरी का कर दे सकते थे, 25 वर्ष से ज़्यादा ऐसे पुरुष जो 3 दिन मजदूरी का कर दे सकते थे, वही मताधिकार रखते थे। लेकिन कन्वेंशन आने के बाद, याद रखेंगे, कन्वेंशन आने के बाद क्या हुआ, 21 वर्ष आयु के जितने भी पुरुष थे उन सब को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। किसके आधार पर, तो कन्वेंशन के आधार पर। कन्वेंशन ने अपने अधिकार से कहा कि भाई 21 वर्ष से ऊपर जितने हैं सब के सब मताधिकार करेगा, लेकिन पुरुष, महिला का अभी भी नहीं आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे महिला का क्या रोल है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी भी महिला नहीं आई है, अभी इसमें सिर्फ पुरुष को ही अधिकार मिला है वोट देने का। तो क्या कहते हैं कि 21 वर्ष के पुरुष जितने भी थे, है ना, पुरुषों को मताधिकार दिया गया। किसके आधार पर, तो कन्वेंशन के आधार पर दिया गया। 21 सितंबर, याद रखेंगे, 1792 को, मतलब 1792 को राजतंत्र का पूरी तरीका से अंत कर दिया गया। कहाँ से, राजतंत्र का पूरी तरीका से अंत कर दिया गया। ठीक है, और जो राजा था, क्या नाम था, लुई 16, उसको 21 जनवरी 1793 को, है ना, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी दे दी गई और राजा खत्म। लुई 16 को क्या किया गया, 21 जनवरी, कितना दिन को याद रखना है, 21 जनवरी, है ना, 1792 यानी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में फांसी दे दी गई। ठीक है ना, और इसका काम खत्म। तो याद रखना है कि 1793 में राजा खत्म। अब 1793 से 1794 तक एक शासन व्यवस्था चलेगा जो ये कन्वेंशन चलाएगा। याद रखना है कि शासन व्यवस्था अब कौन चलाने वाला है, कन्वेंशन चलाने वाला है। और ये कन्वेंशन बाद में इतना उग्र हो जाता है, कहने का सेंस से वही हो गया कि दो बिल्लियों के युद्ध में बंदरबाजी मार गया। अब बंदर क्या करेगा, बंदर बात करेगा,
वही काम अब यहाँ होने वाला है। मतलब राजतंत्रशाही खत्म हुआ, ये तो अच्छा बात था, लेकिन लोकतंत्र में भी अब ऐसा डिक्टेटरशिप आने वाला है। डिक्टेटरशिप समझते तानाशाह। अब इसके खिलाफ, कन्वेंशन के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मरवा दिया जाता था, या फिर गिलेटिन एक डिवाइस होता था जिस पे ना आदमी को घुसा करके उसका गर्दन काट दिया जाता था। तो गिलेटिन पर ही चढ़ाया जाएगा। जो भी अगर झूठ बोलेगा, मतलब जो भी इसके कन्वेंशन के खिलाफ होगा उसको मरवाएगा। तो इस पीरियड को आतंक राज कहा जाएगा, हम लोग देखेंगे, या फिर कहेंगे रीजन ऑफ टेरर। अब चालू होगा रीजन ऑफ टेरर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे रीजन ऑफ टेरर।